क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में समझेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है और ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि आप लोग का चैप्टर जो है रेशनल नंबर है, इसलिए इसमें हम लोग जो है रेशनल नंबर के सारे ऑपरेशंस को देखेंगे कि इसमें किस किस ऑपरेशन में ये क्लोजर को फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, यही दो ऑपरेशन हैं जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा जितने भी क्लोजर प्रॉपर्टी होते हैं उसमें हम लोग एक कॉलम वाइज इसको पूरा समझ लेते हैं। देखिए बेटा, ये क्लास 8th में थोड़ा सा ज्यादा कॉम्पिटेटिव है, इसको जो है समझने के लिए हम लोग जो है बहुत ही सिंपल रूप से इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पूरा का पूरा जो आप लोग का कम्युनिटेटिव है, कम्युनिटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटिव। अब आइडेंटिटिव दो केस के लिए होता है, एक एडिटिव आइडेंटिटी होता है और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा समझने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रत्नेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ्स जूनियर। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहला वीडियो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर पे होगा। तो बच्चों, आज हम लोग रेशनल नंबर क्लास 8 देखने जा रहे हैं और बेसिकली ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट इंट्रोडक्शन 1.1 एक्सरसाइज का समझेंगे और ये देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर हमारा रेशनल नंबर, इसमें क्या हमको पढ़ना है। तो ये चैप्टर बच्चों के लिए बहुत ही हार्ड लगता है, लेकिन इसको आपको इस पूरे वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन आपका 1.1 का समझाने वाला हूं। तो बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो से आपको पहले चैप्टर रेशनल नंबर के बारे में जरूर आपको इंफॉर्मेटिव चीजें मिलने वाली है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तो रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर यहाँ पे क्या होता है और रेशनल नंबर हम लोग कैसे जो है डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर के बारे में समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। बच्चों, आप लोग 6-7 में मैथ में सबसे पहले जो नंबर आपने पढ़ा, जैसे आपसे कोई काउंटिंग नंबर का बताइए तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, जहां तक आपको याद है वहां तक आप जो है काउंटिंग सुना देते हैं। ठीक है, तो अब ये बात हुई कि ये नंबर कौन सा नंबर कहलाता है। तो देखिए, जो नेचुरली आपके दिमाग से आ रहा है, जो चीज आपके दिमाग में नेचुरली भरा हुआ है, वही है नेचुरल नंबर। तो इसको हम लोग बचपन में नेचुरल नंबर के नाम से जानते थे। क्या जानते थे? नेचुरल नंबर। अब देखिए, अब नेचुरल नंबर के बाद हम लोग को पता चला कि इसमें एक जीरो भी नंबर होता है और वो नंबर अगर हम लोग नेचुरल नंबर के साथ ले लें, इट मीन्स अगर कोई नंबर है जो कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जाएगा, तो बोलोगे कि जहां तक हमको नंबर याद है, इट मीन्स इनफाइनाइट से पहले तक, वो सारे के सारे नंबर बेटा क्या कहलाते हैं? तो बोलोगे होल नंबर। क्या बोलोगे? होल नंबर। अब देखिए, अब यहां पे हम लोग नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में समझे। अब उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं तो नंबर निगेटिव भी हो सकते हैं। तो हम लोग को बाद में मालूम चला कि अगर नंबर लाइन पे हम लोग कोई नंबर दिखा रहे हैं तो देखिए, इधर अगर जीरो के राइट हैंड साइड में चलते हैं तो हमको पॉजिटिव नंबर मिलते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड में चलें इसके तो हमको कैसा नंबर मिलेगा बेटा? तो वो मिलेगा निगेटिव नंबर। तो हमको पता चला कि अगर हम सभी पॉजिटिव नंबर को ले लें, किसको? पॉजिटिव नंबर को, सभी निगेटिव नंबर को ले लें, निगेटिव नंबर को, और साथ में जीरो भी उसमें ले लें, तो ये सभी के सभी नंबर क्या कहलाते हैं बेटा? तो ये बोलोगे कि सर जी हम लोग तो इसके बारे में पढ़े थे, इसको इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तब हम लोग को पता चला कि नेचुरल नंबर, होल नंबर के साथ साथ इंटीजर भी होता है। तो यहां तक हम लोग
क्लास 7 तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को जो नेक्स्ट चीज चाहिए वो चाहिए रेशनल नंबर। क्या चाहिए? रेशनल नंबर। अब हम लोग रेशनल नंबर के बारे में समझेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर को अगर हम डिफाइन करें तो रेशनल नंबर के बारे में आपको बताया है कि अ नंबर विच कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? तो देखो, फॉर्म ऑफ P बाई Q। किस फॉर्म में आप लिख सकते हो? तो जिस नंबर को आप P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये P और Q क्या है? तो P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। ये कौन सा P और Q होना चाहिए? तो P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे बताना पड़ता है कि वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स। ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे अगर मान लो 1/2 है तो 1/2, तो 1/2 देखो, अब P बाई Q फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। इसका मतलब कि P और Q दोनों इंटीजर हैं। इट मींस 1/2 क्या हुआ? तो बोलोगे रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है। ऐसे ही अगर हम कोई दूसरी संख्या लें, फॉर एग्जाम्पल 3/5, तो ये भी आपका रेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर सपोज करो कोई आपसे पूछ दे कि 7 क्या है बेटा, व्हाट इज 7? तो देखो, बहुत सारे बच्चों के मन में, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि 7 तो नेचुरल नंबर है। बहुत सारे बच्चे 7 को होल नंबर बताएंगे, बहुत सारे बच्चे 7 को इंटीजर्स भी बताएंगे। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान दो, जब आप क्लास 6 में पढ़ते थे तो सिर्फ और सिर्फ आपको नेचुरल नंबर के बारे में जानकारी थी कि नेचुरल नंबर होता है। तो वहां पे आपसे 7 क्लास 6 में अगर पूछा जाता कि 7 क्या है, तो तुम कहते कि गुरुजी हम तो ये जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट से पहले तक जितने नंबर आते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन अब जब आप क्लास 6 के बाद आए तो आपको पता चला कि होल नंबर और इंटीजर्स भी होते हैं। तो अब आप कहोगे कि 7 तो इंटीजर्स में भी आता है, तो आप कह दोगे 7 इंटीजर है। क्या कह दोगे? 7 इंटीजर है। लेकिन क्लास 8 में जब आए तो पता चला कि इंटीजर्स के बाद भी कोई नंबर ऐसा होता है जिसमें सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स आ जाते हैं। वो कौन से नंबर होते हैं? तो रेशनल नंबर होता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखो ध्यान से, 7 को क्या हम लोग 7/1 लिख सकते हैं? तो कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये P बाई Q फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया? P बाई Q फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलोगे हो गया सर। अब P और Q चेक कीजिए, क्या यहाँ पे इंटीजर्स है? तो बोलोगे 7 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 भी क्या होगा? तो बोलोगे रेशनल नंबर होगा। बात क्लियर है बेटा? अब देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग अलग से लेते हैं। जैसे सपोज करो अगर कोई पूछ दे कि 0 क्या है, व्हाट इज 0? तो 0 को भी हम लोग 7 की तरह ही 0/1 लिख सकते हैं। और 0/1 लिखे इसका मतलब देखो P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, मतलब 0/1 भी एक रेशनल नंबर होगा। अगर 0/1 रेशनल नंबर होगा इट मींस 0 भी एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है। अच्छा, इसी का अगर हम अपोजिट कर दें बेटा, देखो जैसे 0 को हम 0/1 लिए हैं, अगर मैं इसको इनवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, तो क्या 1/0 रेशनल नंबर है? बताइए। तो कहोगे 1/0। अब देखो 1/0 जब किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, क्या आ जाता है? 0। 0 अगर न्यूमरेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि यहाँ एग्जाम्पल था। लेकिन जब 0 न्यूमरेटर में हो जाएगा बेटा, तो जो आंसर आपका आता है वो नॉट डिफाइन आ जाता है। क्या आ जाता है? नॉट डिफाइन। और जो चीज डिफाइन नहीं है उसको हम लोग मैथ में नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैथ आपका काउंटिंग का एक सब्जेक्ट है जिसको गणना करना बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसको गणना किया जा सके, वही होता है मैथ्स। अब जिसको हम लोग गणना कर ही नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल है, तो उस चीज को आप मैथ में कैसे रख सकते हैं? इसलिए इसको बोला गया है कि ये नॉट डिफाइन है। क्या है? नॉट डिफाइन। तो ये चीज याद रखिए
कि 0 जब भी डिनोमिनेटर में होगा तो आंसर हमेशा नॉट डिफाइन आएगा। क्या आएगा? नॉट डिफाइन। इसलिए बेटा, इसलिए हम लोग डेफिनेशन में ये चीज हमेशा ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? कि P और Q तो इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर में 0 भी है, लेकिन 0 कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। इट मीन्स हमको बताना पड़ेगा कि वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपको रेशनल नंबर के बारे में पता चला कि रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम P by Q फॉर्म में लिख सके। रेशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप बता देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि हमारा रेशनल नंबर पे कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं, इसकी बात करेंगे। और क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? तो यहाँ पे हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को समझने वाले हैं। और किस टाइप की प्रॉपर्टी है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को हम लोग समझेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को किस तरह से फॉलो करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो देखो बेटा, बेसिकली हम लोग दो पार्ट, ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस से बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं को हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो टोटल आपके पास अगर बात किया जाए तो टू ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिसमें रेशनल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो दो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका एडिशन और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। तो कोई भी पूछेगा कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, तो बताओगे कि 2 ऑपरेशंस हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जो कि क्लोजर को फॉलो करते हैं और बाकी सब्सट्रैक्शन और डिवीजन नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इन्हीं दोनों के, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अलग अलग प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये बच्चों बहुत ही कठिन लगता है और इसको हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं कि ये जो है अगर इस पूरे वीडियो को आप देख लिए तो आपको क्लोजर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एनसीईआरटी में आपके बहुत ही कम क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए हम लोग जो है पहले एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद कुछ क्वेश्चंस भी अपने से करेंगे जिससे कि आपका रेशनल नंबर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, देखिए आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में दोनों में आपको सेम प्रॉपर्टी पढ़नी है, कौन कौन सी? तो पहला है कॉम्यूटेटिव, एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलिए या फिर प्रॉपर्टी के लिए हम लोग TI लगा देते हैं लास्ट में। तो आप अगर प्रॉपर्टी नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ क्या बोल सकते हैं? कॉम्यूटेटिविटी। क्या बोल सकते हैं? कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है। तो आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलो या कॉम्यूटेटिविटी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें एडिशन की। तो एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिविटी क्या होता है इसको हम लोग समझ, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आखिर में कॉम्यूटेटिविटी क्या होता है और वो भी किसके लिए? एडिशन के लिए। तो देखो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा 2 नंबर्स के बीच में होता है, ये ध्यान रखिए आप हमेशा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कितने नंबर के बीच में होता है? हमेशा 2 नंबर। अब देखिए, जैसे मान लो कि एक नंबर 2 है, दूसरा नंबर 3 है, ठीक है। अब इनके बीच में क्या कराना है? हमको एडिशन कराना है। क्या कराना है? एडिशन कराना है। तो 2 + 3 कर दे बेटा, या फिर इसका प्लेस हम चेंज कर देते हैं, इसको करते हैं 3 + 2। तो बताओ, अगर 2 + 3 करोगे तो भी 5 आएगा, 3 + 2 करोगे तो भी 5 आएगा। तो इस केस में दोनों के आंसर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। इट मींस ये दोनों आपस में इक्वल हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि अगर 2 नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स के प्लेस को चेंज कर दिया जाए तो भी उनके आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो इसको हम लोग फार्मूले की तरह अगर बनाएं तो देखिए, 2 नंबर है, एक है A और दूसरा है B। इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो ये B + A के इक्वल होगा। तो यही है आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। अब
एसोसिएटिव की बात करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में टोटल 3 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 3 नंबर। अब देखो यहां पर जैसे मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ध्यान से समझना। अब क्या हो रहा है कि 2 + 3 + 4 है, लेकिन इसमें ये 3 + 4 को पहले जोड़ा जा रहा है और जो आंसर आ रहा है उसमें 2 को जोड़ दिया जा रहा है। जबकि देखो अगर इसी को हम ऐसे लिखें 2 + 3 + 4 और इसमें क्या करते हैं कि 2 और 3 को पहले जोड़ देते हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 4 को जोड़ देते हैं। तो बताओ यहाँ पे देखो 3 + 4 करोगे 7 और 7 में 2 ऐड करोगे तो 9 आएगा। जबकि यहाँ पे ऐड करोगे तो 2 + 3 5 होता है और 5 + 4 करोगे तो भी 9 आएगा। मतलब दोनों ही केस में आंसर क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। अब इसको हम लोग थोड़ा फार्मूले की तरह समझते हैं कि इफ देयर आर 3 नंबर्स a + b + c। अब देखो b + c एसोसिएट है किससे? सॉरी b किससे एसोसिएट है यहाँ पे? c से। जबकि ये देखिए a + b + c, यहाँ पे b किससे एसोसिएट है? a से। तो जब आप b का एसोसिएशन c से पहले किए या फिर b का एसोसिएशन a के साथ किए तो आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। इट मींस ये हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए हो सकता है। तो यही है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब देखिए यहां पे बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, तो देखो एडिटिव आइडेंटिटी बोलो या फिर इसको हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ जीरो भी बोलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, तो यहाँ जीरो आप राइट कर सकते हैं, इसको जीरो ही लिख देते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो से क्या मतलब है? तो जीरो की प्रॉपर्टी आपको समझनी है कि जीरो किस टाइप की संख्या है। तो देखो एडिटिव आइडेंटिटी में ये है कि एक ऐसी संख्या जिसको आप किसी भी संख्या में ऐड कर दें। क्या कर दें? ऐड कर दें। देखो एडिशन वाले में हर जगह बेटा ऐड ही होगा, ठीक है? तो एक ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या में आप ऐड कर दें तो उस संख्या की आइडेंटिटी को चेंज नहीं होने देना है, इसीलिए इसका नाम क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो उसकी पहचान को चेंज नहीं करना है। जैसे सपोज करो कि मैं कहूं कि 2 में क्या ऐड कर दो कि आंसर 2 ही आए, मतलब इसके आइडेंटिटी में चेंज नहीं होना है। तो आप कहोगे कि सर जी अगर हम 2 में मिनिमम 1 भी जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 ही है जो कि हम अगर ऐड कर दें इसमें तो इसके आइडेंटिटी में चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए ये 0 की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि किसी भी संख्या में अगर आप ऐड करेंगे तो वो संख्या सेम टू सेम वही बनी रहेगी। तो इसको फार्मूले की तरह से अगर समझें तो अगर एक संख्या a है तो इसमें 0 जोड़ोगे तो हमेशा a ही रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो इस तरीके से ये आपका एडिशन के लिए तीनों प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए। अब देखो अगर ये चीज समझ में आ गया बेटा तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो जैसे यहाँ पर मैं बताया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको 2 नंबर्स लेना है, एडिशन है तो सबके बीच में एडिशन करना है। वही चीज अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यहाँ भी 2 नंबर रहेगा और जहां पे एडिशन है वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे देखो अगर 2 और 3 हैं, इनके बीच में मल्टीप्लाई कर दे और इनका प्लेस चेंज कर दे तो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसका मतलब फार्मूला ये बनेगा कि अगर a और b 2 नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए आपस में या फिर इनका प्लेस चेंज करके मल्टीप्लाई किया जाए तो आपस में आंसर क्या देंगे? इक्वल देंगे। तो देखो यहाँ पे एडिशन वाले में क्या था? a + b = b + a, जबकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या है? a × b = b × a। ये हो गई बात। अब ऐसे ही एसोसिएटिव में हम लोग 3 नंबर्स के बारे में पढ़े थे, तो यहाँ पे एडिशन का था इसलिए हम लोग एडिशन किए थे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का इसलिए हम लोग क्या करेंगे?
मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो देखो इसको भी समझो, जैसे 2, 3 और 4 3 नंबर्स हैं। अगर 3 का एसोसिएशन तीनों में क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे अगर 3 का हम एसोसिएशन कर दें पहले 4 के साथ, या फिर इस 3 का एसोसिएशन पहले 2 के साथ करें फिर 4 के साथ करें, तो क्या आंसर में कोई फर्क आएगा? तो बोलोगे नहीं आएगा। इट मीन्स यहाँ पे अगर 3 नंबर ए बी सी हैं, अगर बी का एसोसिएशन सी के साथ किया जाए या फिर इस बी का एसोसिएशन पहले ए के साथ करके फिर सी का मल्टीप्लाई किया जाए, तो भी इसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बात क्लियर है बेटा? अब बात समझते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखो, जैसे अगर हम लोग कहें एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, तो कोई ऐसी संख्या जो कि किसी संख्या में ऐड करने पे उसके आइडेंटिटी को चेंज नहीं करती है, तो उसी को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते थे। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसका मतलब एक ऐसी संख्या जिसको किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पे उसके आइडेंटिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। तो कौन सी संख्या है? तो ध्यान से देखो, जैसे मान लो कोई संख्या है 2, अगर मैं कहूं कि इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई कर दो कि ये 2 ही आए, तो बोलोगे कि 2 का टेबल हम पढ़े थे, 2 1 जा क्या होता है, 2 होता है। इसका मतलब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1 की प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? 1 की प्रॉपर्टी, कि किसी भी संख्या में अगर आप 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम वही नंबर आता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ 1। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ 1। तो इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को प्रॉपर्टी ऑफ 1 भी बोला जाता है। अब इसका फॉर्मुलेशन करना है तो आप कह सकते हैं कि ए कोई संख्या है, अगर इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमेशा ए ही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी में देखें कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। तो इस तरीके से कॉलम में हम लोग जो है इसको अच्छे से समझे। अब देखिए, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि आप लोग को हमेशा पेपर में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन हमेशा मिलता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। चलिए बेटा देखते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या चीज हम लोग को समझना है इसके बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जैसा कि देखिए नाम से ही समझ में आया कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो देखो जैसे सपोज करो कि यहाँ पे एक नंबर है 2, ठीक है, और ऐसे आप लोग देखे होंगे कि ब्रैकेट लगा हो या फिर ब्रैकेट ना लगा हो, बात एक ही है, क्योंकि ब्रैकेट का भी मल्टीप्लाई होता है और बिना ब्रैकेट का अगर रहे तो भी इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। जैसे 2 ब्रैकेट में 3 + 4 है, इस टाइप का नंबर है। अब इसमें देखिए इसको कॉलम से क्यों हटा दिए हम? तो कॉलम से हटाने का मेन रीजन ये था कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है जिसमें दोनों के दोनों साइन होंगे, मतलब प्लस भी रहेगा, एडिशन भी होगा और मल्टीप्लिकेशन भी होगा, इसलिए उस कॉलम से हटा दिया गया। ठीक है, तो इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, तो 2 का डिस्ट्रीब्यूशन, इस 2 का डिस्ट्रीब्यूशन 3 से भी है और 4 से भी है। तो 2 का एक बार हम लोग 3 में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसी 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 2 का मल्टीप्लाई एक बार 3 में होगा, यहाँ साइन प्लस है इसलिए प्लस लगाएंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई एक बार 4 में होगा, यही तो करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको अगर फार्मूले की तरह बनाएं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सपोज करिए कि ये 3 नंबर है, ए का मल्टीप्लिकेशन B + C में हो रहा है। ए का मल्टीप्लिकेशन किस में हो रहा है? B + C में हो रहा है। तो यहाँ बोलोगे कि पहले A जो है B के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो A × B कहेंगे और फिर यहाँ साइन प्लस है तो प्लस लगाएंगे
और अगेन ए किसके साथ, सी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ए इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का डिस्ट्रीब्यूशन बी और सी दोनों के साथ था, इसलिए हम लोग सेपरेट सेपरेट करके इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। तो यही है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए ब्रैकेट में बी प्लस सी है, तो इसको हम लोग ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी लिखते हैं। तो इस तरीके से यही 4 पॉइंट है बेटा जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में आपको क्लोजर के बारे में जानना है। ठीक है, तो आपको अगर ये चीज समझ में आ गया हो तो आप लोग बिल्कुल जो है इस पे 2-4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और फिर हम लोग एक्सरसाइज में भी इसका क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग को आज जो है हम रेशनल नंबर का खास करके एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन बताया है और इस इंट्रोडक्शन में हम लोग टोटल अभी तक कितने टाइप के नंबर पढ़े थे और साथ में न्यू हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़े, उसके साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर पढ़े जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी में आता है और ये बेसिकली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे होता है। और ये चीज हम लोग इस पूरे वीडियो में देखे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में कहीं भी आपको प्रॉब्लम हुई होगी तो आप लोग एक बार जाके कमेंट सेक्शन में बताएं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज का जो 1.1 एक्सरसाइज है उसका एग्जाम्पल और साथ में एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर करना ना भूलें और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मैथ्स जूनियर जहां पे आपको हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जाएगा। चलिए आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।